नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं और बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस साल के सबसे बड़े इंटरव्यू में राहुल गांधी ने न्यूज 18 इंडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 18 न्यूज 18 इंडिया पर। पहला सवाल मेरा यह है कि आप यहां आए, आपने तमाम मुद्दे उठाए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के भी मुद्दे उठाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी। आपने कहा सहिष्णुता देश में बढ़ रही है, आपने कहा रोजगार नहीं है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं। तो मैं तो जवाब देता हूं। सवाल आप पूछते हो, जो आप मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैं देता हूं। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सच्चाई है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर युवा जानता है। किसी से भी आप पूछिए, किसी भी युवा से पूछिए, भैया क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो सच्चाइयां हैं, और सच्चाई बताने से किसी को कमजोर नहीं किया जाता है। सच्चाई देखने से देश मजबूत होता है। अच्छा, एक बात आपने कहा एक अखबार से इंटरव्यू में कि प्रधानमंत्री से आपकी बात नहीं होती। वो जब आपका जिक्र करते हैं, आपके परिवार का जिक्र करते हैं, कहते हैं नामदार, फिर वो कहेंगे कि फोन बैंकिंग होती थी, फिर वो कहेंगे कि जमानत पर रिहा परिवार। इस तरह की एक टर्म जब यूज होता है पॉलिटिक्स में, आप कैसा महसूस करते हैं? उस वक्त आपको क्या लगता है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो जाने। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं प्यार से बात करता हूं। उनके बारे में भी मैं कहता हूं, आदर से बात करता हूं, गलत शब्द प्रयोग नहीं करता हूं। आपने मेरे भाषण सुने हैं, आप चलते हैं हमारे साथ। मैं उनके बारे में गलत नहीं कहता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद की, 30,000 करोड़ रुपए चोरी करवाए। प्यार से बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि बेरोजगारी है। मैं बोलता हूं कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोला उन्होंने। हर भाषण में कहते थे कि किसानों की मदद करेंगे, और हमने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 2 दिन में करा। तो जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में है, हम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप सर लगातार ये सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, और ये बात आप 2-3 साल से कह रहे हैं। शुरुआत में जब आपने कहा तो इस पर बहुत बहस हुई। बाद में एक एक करके जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव हो रहा है सरकार का, आपने सीबीआई चीफ का देखा, इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, सीबीआई चीफ को 2 बार हटाने की जल्दी क्या थी? मतलब क्या जल्दी थी कि एक बार 1:30 बजे रात को प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि भैया इसको 1:30 बजे रात को हटाओ, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वापस लाओ, और मतलब घंटों में प्रधानमंत्री कहते हैं सीबीआई चीफ को निकालना है। मतलब क्यों? इसका क्या कारण है? और कोई और नहीं कह रहा है। सरकार में गडकरी जी, सुषमा जी, अरुण जेटली जी नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भैया इसको हटाओ। क्या कारण हो सकता है? पूरा देश जानता है कि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहे थे। पूरा देश जानता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था। पूरा देश जानता है कि जब उन्होंने इंक्वायरी डालने का काम शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटाया। अब क्यों हटाया? राहुल गांधी जवाब थोड़ी दे सकता है, वो तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। मगर बात सिंपल है। एचएएल हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से बना रही है। अनिल अंबानी हवाई जहाज बनाना नहीं जानता है। पता नहीं कैसे अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया। वो मेरिट की बात करते हैं, नामदार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अनिल अंबानी में क्या मेरिट है? हवाई जहाज बनाने में क्या जानते हैं वो? तो उन्होंने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? अनिल अंबानी को क्यों दिया? यह सवाल है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी छोटे दुकानदार से आप पूछिए,
स्मॉल मीडियम बिजनेसेस से पूछिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब मजाक बना रखा है। अब किसी भी दुकान हालत क्या है, हाथ जो कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी को पहले हटाओ। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। तो आप तो कह ही रहे हैं कि हटा देंगे 2019 में। मैं नहीं हटाऊंगा, हिंदुस्तान की जनता हटाएगी। हिंदुस्तान के किसान, छोटे दुकानदार, युवा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे, बदल दिया, मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था, मुझे याद है जो भरोसा युवाओं में था, वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं, कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने, हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने, इनको अब हम निकालने वाले हैं। ये हिंदुस्तान की भावना है। अच्छा, सर आप एक सर महागठबंधन का जो मामला था, क्या अखिलेश यादव से मैंने देखा आपकी इतनी अच्छी बातचीत थी, क्या इस महागठबंधन से पहले उन्होंने बात की आपसे, थोड़ा निराशा है या नहीं? वो ना कांग्रेस पार्टी से, ना हमसे, ना हमारे लोगों से बात की। मगर देखिए, मैंने कल बोला राजनीतिक डिसीजन है, उन्होंने अपना राजनीतिक डिसीजन लिया और हम उनका आदर करते हैं, मायावती जी का आदर करते हैं, अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदर करते हैं। बट अब हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और मेरी थिंकिंग है, शायद गलत है, मगर मेरी थिंकिंग है कि मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। चलते चलते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है राहुल जी, 2019 का नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि राम मंदिर का मसला कभी उछाला जाता है, कभी बड़ा सिंपल नैरेटिव अभी, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की जिंदगी बदलना, ये 3 मेन मुद्दे हैं। राफेल बहुत बड़ा मुद्दा है और 2 साइड वाले मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम पैसे में हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिलवाना, ये बेसिक फाउंडेशन है। और जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो खोखले निकले, झूठे निकले, उन पे भी सवाल उठेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो कैरेक्टर है, नरेंद्र मोदी जी ने एचएएल के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दी है, उनको परे करके अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात की। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं राहुल गांधी, लेकिन जो कुछ भी वो बातें यहां कह रहे हैं उस पर देश में सियासत गर्म है और राहुल गांधी भी फ्रंट फुट पर खेलने से नहीं चूक रहे। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दुबई। और जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला विरोधियों के निशाने पर है, क्योंकि जींद उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला सेंट्रिक हो गया है और इसीलिए विरोधी दल रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा की सियासत की हैं। मुलाकात 2 बड़े सियासी दलों के 2 वरिष्ठ नेताओं की है। मुलाकात में क्या बात हुई वो भी जग जाहिर हो चुकी है। इस बात में सभी का फोकस एक शब्द पर गया, वो था कांटा। ये कांटा कौन है, किसके लिए कांटा शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इस कांटे के मायने बताए हैं। रामविलास जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। हमारी सहानुभूति एक अजीज और उनके छोटा होने के तौर पर उनके साथ है। इसलिए कई बार वो भाषा की मर्यादा भूलकर इस प्रकार की बातें करते हैं। उसका सटीक जवाब हुड्डा साहब ने उन्हें वापस दे दिया। हम तो यही कहेंगे कि जो ये मामला कांटे वाला है, प्रदेश की जनता पीड़ा में है और जनता असली कांटा निकालेगी और इसी चुनाव में नहीं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि सुरजेवाला उनके अजीज हैं।
तो जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्यों नहीं, मेरा अजीज है वो। विपक्षी कह रहे हैं कि जी विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, बलि का बकरा बना दो। विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं है यार, उनकी क्या बात है। कांग्रेस के विरोधी दल सुरजेवाला को जींद की चौधर का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे कांग्रेस में नेताओं का टोटा करार देते हैं, तो वहीं अभय चौटाला ने तो सुरजेवाला को किसानों के लिए कलंक तक बता डाला। बड़ी हंसी की बात है ये एक प्रकार की कि आज तक हमने ये तो सुना था कि किसी बाई इलेक्शन में यदि विधानसभा का हो तो सांसद उतरता था, कहीं लोकसभा का बाई इलेक्शन हो तो विधायक उतरता था, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में विधायक उतर जाए, इससे बड़ा टोटा कोई हो नहीं सकता कांग्रेस के पास। सुरजेवाला जो है, जो आज विकास की बात करता है, आज वो आके हरियाणा की बात करता है, विकास की बात करता है, वो व्यक्तित्व तो प्रदेश के ऊपर एक तरह से कलंक है, खास करके किसान के नाम पे तो 100% कलंक। बहरहाल जींद की सियासी हवा देखकर यही लगता है कि ये उपचुनाव सुरजेवाला सेंट्रिक हो गया है, जहां विरोधी तो उनके हराने के पैंतरे आजमा ही रहे हैं, अपनों को भी उनकी जीत का खौफ सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को 17 जनवरी को रोहतक जेल में ही सजा सुनाई जा सकती है। इसके लिए हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। साध्वी यौन शोषण केस में सजायाफ्ता बवाली बाबा राम रहीम को एक बार फिर दोषी करार दिया जा चुका है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 17 जनवरी को सजा का ऐलान होगा, लेकिन एक बार फिर हरियाणा सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। इस बार हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अपील करेगी कि राम रहीम को सजा सुनारिया जेल में ही सुनवाई जाए। अर्जी हम वो कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में, सरकार की तरफ से एप्लीकेशन जाएगी कि कोर्ट को जो है जजेस साहबान यहीं पे सुनारिया में आके जो है इसके बारे में कार्रवाई करें, ताकि वहाँ पंचकुला में कोई किसी किस्म के लोगों के इकट्ठे करने ना हो। सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की कंपनी बुलाने के बारे में भी चर्चा चल रही है। और जरूरत है तो इनको और भी हम फोर्स देंगे, ताकि ऑलरेडी इनके पास काफ़ी फोर्स है और उम्मीद है हमें कि शांति रहेगी, लेकिन फिर भी हमारी तैयारियां उस बारे में पूरी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, कितनी कंपनियां आएंगी? पैरामिलिट्री फोर्स को भी मंगाने की बातचीत चल रही है कि उसका भी चंडीगढ़ में फैसला किया जाएगा, तो कुछ कंपनियां जो अर्धसैनिक बलों की मंगाई जाएगी। काबिले गौर है कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम समेत 4 को दोषी करार दिया है। चारों पर सजा का ऐलान 17 जनवरी को होगा। इस बार कोई बवाल न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर फतेहाबाद के गुरुद्वारे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग हैं जो आस्था के नाम पर खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इसे हर्ष फायरिंग का नाम दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आस्था के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत इन्हें किसने दी? गुरुद्वारे की ये वायरल वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। तस्वीरों में कुछ लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो की पूरी हकीकत जानें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये वीडियो कहां का है और समूह में कुछ लोग खुलेआम कानून को ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि फतेहाबाद के भूना क्षेत्र के एक गुरुद्वारे का ये वीडियो है, जहां कुछ लोग आस्था की आड़ में फायरिंग करते देखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें 11 जनवरी की बताई जा रही हैं, यानी जब प्रदेश में धारा 144 लागू थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। एक वीडियो जो वायरल हुई है
वो आपके माध्यम से ही पता लगे, हमने भी वो देखी है। तो उसके अंदर 7-8 आदमी जो है ना किसी जगह खड़े होकर ना और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सूचना मिली है, इस सूचना पर अभी हम जांच करेंगे। जांच उपरांत जैसी सूरत पाई जाती है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब जरा वीडियो की एक एक हकीकत को ध्यान से देखिए। हाथों में बंदूक लिए कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, साथ ही धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। और फिर लाइन में खड़े सभी लोग अपनी गन को ऊपर करके फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि जब हमने इस वीडियो की सच्चाई के बारे में भूना गुरुद्वारा प्रबंधक से बातचीत की तो उनकी अपनी दलील थी। साडे जी नवा निशान साहब चढ़ाया सी ते 50 साल बाद ते असीं सलामी दित्ती आ फौजियां ने। उन्हें आख्या असीं मुड़ के पता नहीं चढ़ाउणा कि नहीं चढ़ाउणा, उन्होंने फौजियां ने सलामी दित्ती। आह गल है, होर साडा किसे नाल वैर नहीं, दुश्मन नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त गुरुद्वारे में फायरिंग हो रही थी उस समय वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सवाल ये भी कि आस्था की आड़ में कानून हाथ में लेने की इजाजत इन्हें किसने दी। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर भिवानी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे रविवार के दिन एक परिवार के लिए काल का ग्रास बन गया। जमालपुर भवानीखेड़ा टी पॉइंट पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में पपोसा गांव के रहने वाले 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक का बलजीत था, एक अतर, एक बलजीत की बहू थी। ये भवानीखेड़ा रोड पर आज पपोसा से भवानीखेड़ा जा रहे थे। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। इधर मृतकों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ये सड़क हादसा भवानीखेड़ा से जमालपुर रोड पर टी पॉइंट पड़ता है पपोसा गांव का। वहां पर डंपर चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार थे 2 व्यक्ति, एक लेडीज, उनके साथ एक्सीडेंट कर दिया। उसमें मौका पर ही तीनों की मृत्यु हो गई। उसके मृतक के भाई और केस के बयान पर्चा दर्ज कर दिया है। जल्दी ही चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। एक बार फिर तेज रफ्तार ने 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले में एक दंपति और उसका भतीजा शामिल है। दंपति के 2 बच्चे हैं जिन्हें इस दर्दनाक हादसे ने अनाथ बना दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तेज रफ्तार पर लगाम लगेगी और आखिर कब लोगों को जिंदगी का महत्व समझ में आएगा। भिवानी से जगबीर खड़गस, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने, ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की कवायद को तेज करती जा रही है, लेकिन प्रशासन सरकार की इस कोशिश में रोड़ा बन रहा है। भिवानी में प्रशासन ने खिलाड़ियों के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। पेश एक रिपोर्ट। जरा भिवानी प्रशासन के इस फरमान को देखिए, गौर से पढ़िएगा। जिम इस्तेमाल करने के लिए 500 रुपए और बिना कोच स्टेडियम के इस्तेमाल के लिए 1000 रुपए महीने देना होगा। ये कोई प्राइवेट स्टेडियम का इश्तेहार नहीं, बल्कि जिला स्टेडियम में खेलने वालों के लिए तुगलकी फरमान है। ये हमें कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो आप नेट देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने अपने पैसों से लिए हैं।
ये जो यहाँ पे लाइनिंग वगैरह हो रही है ये सब हमने लगाई हैं। गवर्नमेंट का क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें हेल्प करे किसी भी वे में, लेकिन किसी भी वे में हेल्प तो प्रदान नहीं की जा रही, लेकिन उसके अलावा हमसे पैसे और लिए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। मेडल जीतने का सपना संजोए खिलाड़ी किसी तरह से खेल के साजो सामान का इंतजाम करते हैं और फिर अपनी डाइट का जतन, और उसके बाद अब स्टेडियम की फीस कहाँ से लाएं? जो डीएसओ सर है उन्होंने कहा है कि एनआरडीसी ने ऑर्डर दिया है कि 1000 रुपए हमें पहले इधर जमा करो फिर आपको खेलने दिया जाएगा, और ऐसे कह रहे कि पास बनेगा इसके लिए। अब जरा जिला प्रशासन की दलील भी सुनिए। दरअसल स्टेडियम पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है। बिजली विभाग ने स्टेडियम का कनेक्शन काट दिया है और अब प्रशासन बिल की भरपाई खिलाड़ियों से करवाने की जुगत में है। फीस वहाँ लगाई गई है जहाँ रात में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। आपको पहले भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे काउंसिल को ही चलाना फीस जमा करना होता है। तो एक तरह का यूज़र फी है कि अगर आप यूज़ करोगे फैसिलिटी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हमें उसको मेंटेनेंस के लिए खास खर्चा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए, या फिर बीच बीच में कोच नहीं होते किसी के, जैसे अभी बैडमिंटन का कोच नहीं है, तो हम उसको काउंसिल में हम रख के हम जिनको फैसिलिटी देनी है हम देंगे आगे। तो इसके लिए लगाया गया है, कोई अलग से ये चार्ज नहीं है। जो इशू है वो मैं एक एक करके सारा रिजॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो जो फ्री वाला जो काम चल रहा था वो नहीं चलेगा। अब सुध लेना होगा खेल मंत्री को। सरकार को बिजली के बिल की अदायगी के लिए ढूंढना होगा कोई और जरिया, क्योंकि जो जरिया प्रशासन ने अपनाया है उससे तो खेल और खिलाड़ियों के अरमान ही बिखरेंगे। भिवानी से जगबीर घांगस, न्यूज़ 18 हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि सड़क, चौक, चौराहों पर अक्सर जब हम गरीब बच्चों को भीख मांगते, सामान बेचते या फिर बुरी हालत में देखते हैं तो हमें दुख होता है, दिल रोता है और इन बच्चों के लिए कुछ करने का मन करता है। लेकिन मैं, आप और ज्यादातर लोग बस सोच कर रह जाते हैं। उधर फतेहाबाद की अंजू कुछ अलग है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। छोटी उम्र में बड़े हौसले ने अंजू को सबसे अलग बनाया है। गरीब बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें उनके माता पिता को प्रेरित करती है और इन बच्चों पर होने वाले खर्च को भी जैसे तैसे पूरा करती है। स्टार्टिंग के अंदर आए थे तो ये झाड़ू बनाने वाले लोग थे तो बहुत ज्यादा ताने कसते थे कि तुम क्यों आते हो, हमारा धंधे का टाइम हो गया है और आप हमारे धंधे के टाइम में विघ्न कर रहे हो काम में, काम करने दो, झाड़ू बनाने दो। और कुछ बच्चे गुब्बारे बेचने जाते थे। पहले जब हम आते थे तो इनका गुब्बारे बेचने का टाइम हो जाता था। ये लोग कहते थे कि पढ़ाना ये तो सुबह सुबह पढ़ाओ, लेकिन सुबह नहीं आ सकते क्योंकि मैं भी 11वीं में पढ़ती हूँ, मेरे और टीम मेंबर भी पढ़ते हैं, तो ये सुबह नहीं आ सकते। तो ये एक बार जब एक लेडी ने यहीं पे बात की कि तुम लोग ना बड़े लोग हो और तुम जो काम करते ना पढ़ाई का वो हम नहीं कर सकते, जैसे तुम हमारे गुब्बारा बेचने का काम तुम लोग नहीं कर सकते। तो इन लोगों का चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और वहीं पपैया पार्क के आगे हम लोग पूरी उड़ान टीम इकट्ठी हुई गुब्बारे लेकर और इन लोगों के गुब्बारे बेचे, सब लोगों को संदेश दिया और इन लोगों को बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। 16 साल की उम्र और दिल में गरीब बच्चों के लिए प्यार। फतेहाबाद की अंजू ने पहले तो एनजीओ बनाया और फिर धीरे धीरे इस एनजीओ के साथ युवा जुड़ते चले गए। अब तक कुल 25 युवा इस एनजीओ के साथ जुड़ चुके हैं। ये सफर तब शुरू हुआ जब वो महज 12 साल की और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अंजू को कई मर्तबा घर पर झूठ भी बोलना पड़ा। लेकिन हार ना मानने के जज्बे ने अंजू को औरों से अलग बनाया और इसी कारण वो ये सब कुछ कर पा रही हैं। फतेहाबाद से जसबीर सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा।